हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईटी मेड इजी बाय संदीप सर। मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। और बिल्कुल पिछले हफ्ते हमने हमारा 25वां एपिसोड कंप्लीट किया था और वो खास एपिसोड रहा। आपने कुछ खास अचीवर्स से बातचीत की, उनसे उनके सक्सेस के बारे में जाना। और आज एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं उसी गाथा को आगे बढ़ा रहे। 25 के बाद जो आगे का सफर है उसको आगे बढ़ा रहे। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स जितने व्यूवर्स हैं और भाग्यश्री आपको भी। और देखिए बहुत सारे ईमेल्स और व्हाट्सएप भी आए थे जिसमें बहुत लोगों ने ये डिमांड की थी कि ऐसे कुछ और स्टूडेंट जो आईआईटी क्लियर किए हों या वेबसी में बहुत अच्छा स्कोर किए हों उनकी लाइफ स्टोरी या उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेक्शन उनको चाहिए था। तो इस बार भी हम लोग कोशिश किए हैं कि एक मोटिवेशनल जो स्टोरी हम की रहती है, जो इस शो का मेन कंटेंट है, उसके साथ आप आज भी एक ऐसे स्टूडेंट से मिलेगा जो आईआईटी जेईई एडवांस इसी ईयर वो क्लियर किया और वेबजी में भी बहुत अच्छा रैंक लेकर आया। बिल्कुल। और सर की क्लासेस से जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो बेहतरीन अचीवर्स रहे हैं, इनके सक्सेस स्टोरी क्या रही है वो हम आज एक बार फिर एक और अचीवर से भी जानेंगे। लेकिन सर उनसे मिलने से पहले हम चाहेंगे कि आज का जो हमारा मोटिवेशनल इंस्पिरेशन है, जो आप मोटिवेशन आज हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, उनके बारे में अगर अभी बताने के लिए कोई सही समय है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक अगर मैं उनके बारे में कुछ बता देता हूं तो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ देर तक 10 से 15 मिनट आपको ध्यान से सुननी होगी उनकी लाइफ हिस्ट्री, जो आपकी सही में ज़िंदगी, अगर सही से आप अपनी ईगो हटाकर सुनते हो, देखते हो इस वीडियो को, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाली है। इससे मैंने खुद ही बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की उनकी लाइफ को आपके सामने रखने के लिए। बिल्कुल सर। और बातें नहीं करके हम हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम उन पर विजय हासिल न कर ले। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास न हो तो इस वीडियो को कुछ देर तक ध्यान से देखिए। Here's a guy who cannot walk, who cannot speak, who cannot move independently. And yet, somehow, he still found a way.
जी हाँ दोस्तों, यह सच है। वह एक ऐसा इंसान है जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो अकेले एक जगह से दूसरे जगह जा भी नहीं सकता है। 21 साल की उम्र में जिसे डॉक्टरों ने कहा वह 2 साल से अधिक नहीं जी सकता, और उसी इंसान ने जनवरी 2014 को अपना 77वां जन्मदिन मनाया। वह इंसान अभी पूरी दुनिया का बेस्ट फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन है। वह इंसान अपने काम की वजह से कम, अपनी डिसेबिलिटी की पर विजय पाने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। 1962 में ALS नामक एक असाध्य बीमारी की वजह से वह संपूर्ण रूप से पैरालाइज्ड हो गया और अपनी अभी तक के जीवन को व्हीलचेयर पर पूरी तरह बिताया है। लेकिन इतनी सारी डिसेबिलिटी होने के बाद भी यह इंसान न्यूटन और आइंस्टाइन की बिरादरी में शामिल हो गया। यहाँ तक कि इसकी डिसेबिलिटी उसे किताबें लिखने से रोक नहीं पाई, और उसने अभी तक कुल 6 किताबें साइंस से रिलेटेड लिखी है, जिसमें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इतनी सक्सेसफुल रही कि अभी तक करीब 10 मिलियन लोग उसको खरीद चुके हैं, और साइंस से रिलेटेड यह सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। और इसी इंसान ने ही ब्लैक होल और बिग बैंग जैसी थ्योरी देकर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया, और अभी भी अपनी वह खोजों पर आगे बढ़ते हुए दुनिया को बता दिया कि डिसेबिलिटी तन से होती है, मन से नहीं। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. My name is Stephen Hawking. For the past 50 years, I have traveled the world, studying and lecturing about time and space. This film is a personal journey through my life, told in my own words. Come with me, and I will tell you the story of how I became who I am. आठ जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। गौरतलब है कि विश्व के एक अन्य महान वैज्ञानिक गैलीलियो और स्टीफन हॉकिंग की जन्म तिथि एक ही है। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आकर बस गए और 11 साल बाद सेंट एलेवेस में आ गए, जहां हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा हुई। बचपन से ही स्टीफन की गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी यानी फिजिक्स को लेकर शुरू की। बचपन में स्टीफन हॉकिंग में कुछ भी विलक्षण प्रतिभा नहीं थी। संयोगवश वे बुद्धिमान थे, फिर भी उनमें कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं था। अन्य बच्चों की तरह वे भी साधारण ही थे। क्लास में उनकी गिनती पहले 5 योग्य छात्रों में भी नहीं होती थी, लेकिन घड़ी और रेडियो किस प्रकार काम करते हैं इसे देखने, जानने और इसकी भीतरी संरचना को समझने की उनमें जिज्ञासा थी। बचपन से ही स्टीफन को गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निश्चय छोड़ दिया और रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और गणित इस प्रकार का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए स्टीफन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाने का निश्चय किया।
17 वर्ष की आयु में प्राकृतिक विज्ञान सीखने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते समय तीसरे साल में प्रमुख विषय के रूप में स्टीफन ने कॉस्मोलॉजी का चयन किया। कॉस्मोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन और उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतिम साल के दौरान हॉकिंग सर्दियों में जब अपने घर आए तो उनके शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव होना शुरू हुआ। एक दिन जूते के फीते बांधने समय उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने पुत्र में आए इस बदलाव को लेकर हॉकिंग्स के पिता का ध्यान उन पर गया और इस चीज़ को छोटी बीमारी समझकर अपनी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए उन्होंने। लेकिन फिर वहाँ से फैमिली डॉक्टर ने किसी एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा और बहुत सारी शारीरिक जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि स्टीफन को एक गंभीर बीमारी है। यह जो बीमारी थी या यह जो रोग थी इसका नाम था एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग ALS भी बोलते हैं। इस रोग की वजह से शरीर के नर्व्स काम करना बंद कर देते हैं। इससे शरीर में दुर्बलता, हकलाकर बोलना और निगलते समय काफ़ी तकलीफ होने लगती है। ये इसकी शुरुआती लक्षण है। आगे चलकर धीरे धीरे चलना, बोलना आदि सब कुछ बंद हो जाते हैं और अंत में रोगी घुटकर मर जाता है। इसमें दिमाग अंत तक ठीक रहता है। अंतिम समय में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि शरीर के नर्व से नियंत्रण उस इंसान का खत्म हो जाता है। कभी ठीक न होने वाली इस बीमारी से पीड़ित होने की वजह से स्टीफन के मन में बहुत तरह की सोच आने लगी। वे सोचने लगे ये बीमारी मुझे क्यों हुआ, कितने दिनों बाद मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। स्टीफन के दिमाग में अनगिनत इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। डॉक्टर का कहना था स्टीफन को PhD अपनी कंटिन्यू रखनी होगी, लेकिन PhD करते समय वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह पास किए। लेकिन उनके मन में ये डर बना रहता था कि बीमारी के साथ साथ जब मैं PhD कंप्लीट करूँगा तो मैं शायद ही जिंदा रहूँगा। इसलिए उन्होंने एक समय ऐसा भी आया जब PhD नहीं करने का मन बना लिया, क्योंकि उनको ये पूरा डर था कि जब मैं PhD कंप्लीट करूँगा तो मैं शायद नहीं बचूँगा। इस तरह के बहुत अनगिनत विचार उन हॉकिंग्स के मन में आने लगे। बीमारी का निदान न होने से स्टीफन जीवन से ऊब चुके थे। कुछ भी करने में उनका मन नहीं लगता था। डॉक्टरों को लगता था कि हॉकिंग की यह स्थिति ऐसे ही रहेगी, लेकिन रोग टाइम के साथ बढ़ते चला गया और डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि वे 2 साल तक ही जीवित रहेंगे। सन 1960 के बाद हॉकिंग की शारीरिक स्थिति फिर खराब हुई। रोग ने छलांग लगाई और उन्हें बैसाखी का प्रयोग करना जरूरी हो गया। कुछ महीनों के बाद उनका हिलना डुलना भी बंद हो गया। पहले बैसाखियों द्वारा सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बिस्तर तक पहुंचने में 15 मिनट लगते थे, लेकिन अब सब कुछ स्थिर हो गया। हालांकि रोग को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े।
डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि 2 साल के ही वे मेहमान हैं। इस चीज़ को जानने के बाद भी हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी PhD पूरी की और जेन वाइल्ड नामक महिला से विवाह किया। तब तक हॉकिंग के शरीर के दाहिने हिस्से लगभग खराब हो चुके थे और उनको चलने के लिए स्टिक का सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफ़र शुरू किया और उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता चला गया। धीरे धीरे उनके शरीर का बायां हिस्सा भी बंद पड़ गया। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पर ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत हुई, उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी ये चेयर टेक्निकली काफ़ी स्मार्ट थी। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते रहे। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया हो। हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हुए थे, न कि मानसिक रूप से। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं आकी जा सकती। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट देकर दुनिया को चौंका दिया और इसके साथ साथ उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का जो थॉट दिया उससे भी बहुत लोग अचंभित हो गए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उनमें से उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। इतने सारे रिसर्च के बाद हॉकिंग हमेशा से गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारते रहे और पूरी दुनिया को चुनौती दे दिए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंग की काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन इन सब से दूर हॉकिंग अपनी खोजों पर आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि डिसेबिलिटी तन से होती है, मन से नहीं। हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से कहीं ज़्यादा है। सन 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पे फिट पाए गए।
I want to know why the universe exists, why there is something rather than nothing. And you look at the vast size of the universe, and how insignificant and accidental human life is in it. That seems most implies a fundamental difference between religion, which is based on authority, and science, which is based on observation and reason. Science will win, because it works. Never give up work. Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it. If you are lucky enough to find love, remember it is rare, and don't throw it away. आज उन्हें फिजिक्स के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज भी वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि वो ऐसे ही जीते रहें और हमें नित नई खोजों से अवगत कराते रहें। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सर से भी सुनना चाहते हैं। सर, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा है, और हम सब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि जिस तरह की फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद आज पूरे दुनिया में जाने माने वो वैज्ञानिक रहे हैं, उनके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई जानना चाहता है। तो ये जो शख्सियत है, ये हम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए किस तरह से इंस्पिरेशन है? स्टीफन हॉकिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखा और उनके जीवन को देखा कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट के कह सकते हैं कि कैटेगरी में आए वो, और ये नामुमकिन है इस तरह की सोच रख पाना कि इतनी ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद आप सोच सकते हो एक इंसान जो बोल तक नहीं सकता, जिसके सारे नर्व्स काम भी नहीं करते हैं, जो एकदम पैरालाइज्ड हो चुका है, जो केवल अपने चिक या अपने गाल के केवल एक मसल से वो केवल इंटरेक्ट कर पाता है पूरी दुनिया से, और कितने कष्ट के साथ वो कम से कम एक लाइन बोलने के लिए उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग के जो चीक है उनमें सेंसर लगा हुआ जो उनके चश्मे से जुड़ा हुआ है, और वो फिर एक कंप्यूटर डिवाइस के तो एक वॉइस सिंथेसाइजर लगा हुआ है जो उनकी आवाज़ को, जो उनके थॉट को वहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट कर पाता है, और बहुत डिफ़िकल्टी से वो अपने थॉट को पूरी दुनिया के सामने रखे। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टीफन हॉकिंग का जो जीवन है काफ़ी इंस्पायरिंग है, और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया कि इनके लाइफ से हम लोग 2 चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में कभी भी फेल होते हैं या कभी भी अपने आप को होपलेस फील करते हैं, या ऐसा समय हर किसी की लाइफ में आता है जब हम लोग को लगता है कि कहीं से भी कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग के पास वो समझ या उस तरह की पावर नहीं होते हैं, तब
हम लोग को एक ही चीज़ करना होगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर आए तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके फिर से हमको उठना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन, वो इवेंट लाइफ का हम लोग को कोशिश करेगा बहुत बार नीचे गिराने को, लेकिन हम लोग को करना क्या होगा कि उस इवेंट को छोड़कर हम लोग को किसी भी तरीके से अपने आप को उठाना होगा और उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना होगा। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना होगा अगर स्टीफन हॉकिंग के लाइफ से अगर हम लोग सीखे तो। जैसे पहली बार वो कैंपस में अगर जब वो गिरे तो उनको एहसास नहीं हुआ कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन पहली बार गिरने के बाद वो जब उठे तो ये जो सिलसिला था उनका गिरने का वो उनके लाइफ में वहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वो अवेयर नहीं थे कि उनको कौन सी बीमारी है। लेकिन जैसे फिर घर आए तो घर में क्या हुआ कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते समय गिरे, तो गिरने का सिलसिला उनके पूरे जीवन में ये लगा रहा। फिर उसके बाद वो जब वो जब गिरना शुरू किए तो उन्होंने वहाँ पर उस सिचुएशन, जब उनको पता चला कि उनकी इतनी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उनका शरीर धीरे धीरे सारे शरीर का सारा पोर्शन, सारा पार्ट्स वो काम करना बंद कर देगा, तब भी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि ये डिजीज क्योर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक ही सोच बना ली, ठीक है हम चल नहीं सकते हैं, दो पैर पर नहीं चल सकते हैं, तो उन्होंने फिर एक बैसाखी का सहारा लिया, एक स्टिक का सहारा लिया और वो चलना शुरू किए। लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी, आप ऐसा कर सकते हो कि जो बॉडी धीरे धीरे और काम करना बंद किया, तो उन्हें 2 बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। कहने का मतलब जैसे जैसे उनका बॉडी का डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ, जैसे जैसे उनकी बॉडी काम करना बंद किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर कंडीशन में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडाप्ट करते गए और उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाते गए। इवन यहाँ तक कि कुछ समय बाद वो जो खुद से खाना खा पाते थे वो खाना खाना भी उनका बंद हो गया और उनको कोई और खिलाना शुरू किया। दूसरी, उसके बाद क्या हुआ कि वो जब वो एकदम 2 स्टिक के सहारे चलते थे, अब वो भी साथ देना बंद कर दिया, पूरा बॉडी उनका पूरा पैरालिसिस हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि एक मैनुअल व्हीलचेयर का यूज़ किया, लेकिन जीने की जो लालसा थी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अपनी चीज़ को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब कम्प्लीटली उनका शरीर का हिलना डुलना बंद हो गया, तो उन्होंने साइंटिफिक व्हील चेयर का यूज़ किया, जो आज किसी भी तरह उस व्हील चेयर की वजह से वो पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं, पहली चीज़ जो सीखने को मिलता है कि आप पूरी लाइफ में उनको कितनी बार गिरना पड़ा, लेकिन जब वो गिरे तब तक उन्होंने उठने की कोशिश की, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की। हम लोग को भी यही करना चाहिए कि जब भी हम लोग नीचे गिरे, क्योंकि ज़िंदगी हम लोग को हमेशा नीचे गिराती अगर रहेगी तो उसमें हम लोग को कम से कम उठने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है कि उनकी लाइफ से कि अपने माइंड को हमेशा बिजी रखना चाहिए। जब भी हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, जब स्टीफन हॉकिंग्स को अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उस समय उनको बताया गया कि वो 2 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते और इस बीमारी से वो कम्प्लीटली उनके बॉडी का सारा पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा और बहुत दिनों तक जी नहीं सकते हैं। उस समय हॉकिंग ने ये सोचा कि क्या अगर मेरी बॉडी अगर काम करना बंद कर देगी तो क्या इससे मेरी माइंड अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी। तो डॉक्टर ने बताया कि माइंड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी पर ही इफेक्ट होगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरा बॉडी काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी बिग एसेट या मेरी जीवन भर की संपत्ति मेरा माइंड है। और उन्होंने क्या किया कि उस सिचुएशन से ना हार कर उन्होंने क्या किया, अपने पूरे माइंड को फोकस किया अपने गोल पर कि हमको कॉस्मोलॉजी, आप ऐसा कह सकते हो कि साइंटिफिक रिसर्च, इन सब चीज़ों में अपने माइंड को पूरा फोकस कर दिया और अपने डिसेबिलिटी पर ध्यान दिया ही नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जब भी लाइफ में इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो अपनी डिफ़िकल्टीज़ पर ध्यान न देकर अपने माइंड को कम्प्लीटली फोकस करनी चाहिए अपने गोल पर, अपने टारगेट पर। ये उनके लाइफ से हम लोग को सीखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत सही बात और बहुत इंस्पिरेशन बातें आज हमने सीख ली। लेकिन फिलहाल सर हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ आज अचीवर जुड़े हैं, जिनसे जैसे कि लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनसे हम हमारे दर्शकों की मुलाकात करवाएंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और IIT मेट रिव्यू विद संदीप सर। और पिछले हफ्ते हमने एक टॉपर से आपको मिलाया था, विनायक, जिन्होंने 51 रैंक लाया था इस साल के IIT JEE में। और कुछ ऐसे एक और टॉपर के साथ आज हम एक बार फिर मौजूद हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जीशान का। जीशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस आपकी बेहतरीन रैंकिंग के लिए। मैं बताते चलूं कि इन्होंने वेब-जी में 415 रैंक लाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड IIT JEE में 5819 इनका रैंक रहा है। सो बहुत ही बेहतरीन रैंक। और एक और मैं ये कहूँगी हीरा है, संदीप सर की क्लास से निकल कर आए। तो सर, सबसे पहले हम आप पर आते हैं। और इस तरह के जो स्टूडेंट्स आप, मैं ये कहूँगी कि आपके खान से निकलते हैं, हीरे हैं हमारे देश के जो खान से आपके निकलते हैं, तो कितनी मेहनत लगती है इनको पॉलिश करने में? चलिए देखिए, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे रैंक दिए हैं, इनसे भी बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि ये सब रिजल्ट जो मेरे क्लास से तो हो ही रही है, प्लस उसके बाद कि बंगाल से रिजल्ट होना IIT JEE और वेब-जी में एक अच्छा रैंक लाना नॉन बंगाली स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस ये सब घर के थ्रू भी नहीं मिल पाता है, टीचर के थ्रू भी नहीं मिल पाता। और ये इन लोग से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरी है, क्योंकि ये हम लोग जितनी मेहनत करते हैं और फाइनली हम लोग इसी तरह के रिजल्ट चाहिए होता है, और इन लोग से हम लोग खुद ही प्राउड फील करते हैं। और अपना जितना कुछ भी है इन लोग के थ्रू ही है सब कुछ। एब्सोल्युटली। जीशान, अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आई एम श्योर कि आपकी बातें जो इस वक्त हमारी ऑडियंस सुन रही होंगी, बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपकी बात सुन रहे होंगे, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन मोड बनकर आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने पर्टिकुलरली यही स्ट्रीम क्यों चूज़ की, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? देखिए, एक्चुअली आफ्टर माय क्लास 10 मैं बहुत डायलेमा में था कि मैं साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करूँ या कॉमर्स। ये भी मेरा मतलब बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन क्योंकि मैं फिज़िक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड था एंड मैथमेटिक्स में भी, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया। तब मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं संदीप सर के क्लास में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि JEE ऐसा वगैरह JEE होता है, IIT JEE होता है। IIT के बारे में बताया कि वहाँ कितना एम्बियंस कितना अच्छा है, वहाँ के टीचर कितने अच्छे हैं। तो तब मतलब इंजीनियरिंग पढ़ने का एक दिल में शौक हुआ, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग कोर्स को परस्यू किया। और तो शायद जिसान एक बात और भूल गए, ये भी मैंने बताई थी कि IITians को कितने पैकेज मिलती है, शायद वो नहीं बता रहा डर के मारे, लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं वो एक रीजन जरूर है डेफिनेटली। मतलब मॉरल एंड में जाकर तो यही आता है कि भाई आपकी पे पैकेज कितनी तगड़ी, कितनी जब मैंने इन लोगों को बताया कि पर मंथ 10 लाख अगर उठाकर तुम लोग खर्च कितने कर पाओगे, तब इन लोग को एहसास होगा नहीं IIT करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जीशान, ये बताइए कि हर दिन कितनी मेहनत, कितने घंटे आपको पढ़ने के लिए देना पड़ता था? एक्चुअली ये कोई फिक्स नहीं होता है। वो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला सर हमें एक पैम्फलेट दिए थे, उसमें सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट वाला हम लोग देखे थे कि टाइम को अपने एनर्जी के मुताबिक मैनेज करना चाहिए। क्योंकि कोई किसी को मैथ्स पसंद है तो कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, तो जब एनर्जी लो हो तो अपने बेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ताकि मतलब उसमें क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जैसे आपको कभी पढ़ने का मन नहीं किया लेकिन आप मैथ्स में अच्छे हो तब आप मैथ्स कर सकते हैं। Right. ऐसा कोई रिजिड टाइम टेबल बना के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि इतना रिजिड बनाने से आप क्या होता है, थोड़ा लैग हो जाता है आपका टाइम टेबल में, आप सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, हम सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अब अगर आप अपनी एनर्जी के मुताबिक अगर टाइम को मैनेज करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। दिन में 6 घंटा पढ़ना मतलब इनफ होता है, लेकिन मतलब सही से पढ़ना चाहिए। मतलब बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बीच में क्या होता है कि 4-5 मिनट का ब्रेक लेता है, फिर उसको एक्सटेंड करके 15-20 मिनट का कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़े तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर कि आपने हर एक स्टूडेंट को एकदम एक टाइम टेबल, एक सब कुछ दे दे कि भाई ये तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, तो वो कितना हेल्प करता है? जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो जब भी पहली क्लास 11 की क्लास होती है, तो एक्चुअली मैं अपनी तरह इनको ट्रीट करता हूँ। जब मैं क्लास 11 में था तो मेरे पास एक सही गाइडेंस नहीं थी, इसके चलते हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि इन लोग के सामने IIT के बारे में कंप्लीट एक नॉलेज प्लस इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग इसके बारे में जाकर सोचते हैं कि नहीं हमको फ्यूचर में करना है। फिर उस तरह के कुछ बच्चे जैसे कुछ क्लासेज लेने के बाद पता चलती है कि नहीं इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है। जैसे जीशान के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने 1 वीक के बाद ही बोली थी
कि तुम आईआईटी के लिए तैयारी करो, तुम्हारी आईआईटी हो जाएगी। और इसको भी शायद एहसास नहीं था शुरू में, लेकिन मैंने कहा कि तुम करो, डेफिनेटली तुम्हारी आईआईटी निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और आईआईटी एक ऐसा लेवल है जिसको करने में तुम वेबजी ये सब तो अपने आप हो जाती है। तब इन लोगों को धीरे 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 इस मुकाम पर लाने के लिए हमको बहुत मेहनत बाद में नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं जब इनको एहसास होता है कि नहीं मेरे अंदर भी पोटेंशियल है। क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत क्या होती है बंगाल में कि एक स्टूडेंट को विश्वास दिलाना कि तुम आईआईटीएन बन सकते हो। और ये लोग जितने रिजल्ट कर रहे हैं इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्टअप हो ही रहा है, प्लस जितने स्टूडेंट देख रहे हैं जो सोचते हैं कि आईआईटीएन नहीं बन सकते, वो लोग डेफिनेटली वो भी चाहेंगे आईआईटीएन बनना। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गुरु जो होता है उनकी भूमिका जो है हर स्टूडेंट के लाइफ में बहुत अहम होती है। एंड आई एम श्योर आपकी क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात सही बैठती है। ज़ीशान पर आते हैं। ज़ीशान, कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स थे जो आपको बहुत पसंद आए या आपके अच्छे रहे एग्जाम्स में और आपने ज़्यादा फोकस भी किया उन पर? देखिए, टॉपिक जनरली जो टॉपिक में कमज़ोर होता है वहाँ ज़्यादा फोकस करते हैं हम, लेकिन मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स ही था, जो कि संदीप सर हमको मिले थे, तो फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना ही था। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स ही था। मैं वीक था केमिस्ट्री में, उसमें ज़्यादा फोकस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे केमिस्ट्री में देता था। पर्टिकुलरली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा कमज़ोर था, इसीलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर करता था। और मैथ्स में भी वही फिजिक्स वाला ही हाल था कि मैथ्स में भी ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं था। मेन मेरा फोकस केमिस्ट्री था। एग्ज़ाम में क्या हुआ अल्टीमेटली देखेगी, मतलब इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट्स में मैं इक्वली परफॉर्म कर पाया। ऑलराइट, तो ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सीरियस प्रिपरेशन की जो ज़रूरत होती है, तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो, कितना वक्त लगता है, कितना 1 साल 2 साल कितने का वक्त लगता है, कितना आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्लास 10 से ही अवेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे जॉइंट एंट्रेंस करना है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पता बहुत देर में चला कि मैं ऑलरेडी मेरा 11th का हाफ ईयर ख़त्म हो चुका था। तब मुझे संदीप सर मिले तो तब मुझे पता चला कि हाँ जेईई होता है, तो मेरा काफ़ी टाइम लॉस हो गया। तो स्टूडेंट को वो टाइम मतलब लॉस नहीं किया, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो 10 के एग्ज़ाम देने के पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हाँ इसके बाद मुझे जेईई के लिए बैठना है। 10 के एग्ज़ाम ख़त्म, रिजल्ट भी नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसे मतलब अपने प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए। राइट, क्या इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ पर्टिकुलर बुक्स वगैरह थे जो स्ट्रांगली आप फॉलो करेंगे, या हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि कौन से बुक्स कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलरली आप ले सकते हैं? देखिए, बुक्स तो जनरली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, जो जिसको जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो वैसे बुक्स फॉलो करता है। मैं फिज़िक्स के लिए एच.सी. वर्मा फॉलो करता था, और सर हमें बहुत बार इरोडोव के प्रॉब्लम मार्क करके देते थे, वो भी करता था। और किताब की, और आपका मैथ्स में मैं आर्यंत के बुक्स फॉलो करता था। और किसी सिन्हा का प्रोबेबिलिटी वाला किताब काफ़ी अच्छा है, उसको स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं। राइट, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपकी सक्सेस है इसमें आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, उनका योगदान कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए, किसी भी चाइल्ड की सक्सेस में सबसे ज़्यादा योगदान तो उनके पेरेंट्स का ही होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे मॉम मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही है पर्टिकुलरली, क्योंकि मतलब बचपन से ही, सिर्फ जेईई की बात नहीं, बचपन से ही वो मेरे साथ बैठती थी, 3 घंटा हो 4 घंटा हो, वो मेरे साथ बैठ के मतलब पढ़ती थी। मैं मेरे साथ वो भी एक तरह से मेरे साथ वो भी पढ़ती थी। तो उनका मतलब मेरे जो एजुकेशनल बेस स्ट्रॉन्ग करने पे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए मैं उन्हें थैंक यू करना चाहूँगा। राइट, एंड आपके स्कूल की अब हम बात करते हैं कि स्कूल में और वहाँ पर किस तरह का रोल रहा है फ्रेंड्स सर्कल का, या स्कूल में कितना रोल रहा है सक्सेस के पीछे? स्कूल, देखिए जो हम लोग का स्कूल है वो अपना बोर्ड का पैटर्न फॉलो करता था, तो उनको स्कूल को फॉलो करने से एक जो बेसिक टॉपिक वो पता चल जाता था। तो ऐसे एक्चुअली ऑनेस्टली हम उतना भी रेगुलर नहीं थे स्कूल में। तो जब जो थोड़े बहुत भी जाते थे स्कूल में, वहाँ मतलब वहाँ के जो टीचर है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा मतलब एडवांस बताते नहीं थे, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वो बेस कम से कम स्ट्रॉन्ग कर देते थे। ये बात मतलब स्कूल को, बच्चे लोग को स्कूल में भी बहुत फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहीं ट्यूशन पकड़ लिए कहीं वहीं फोकस करें। स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड्स नहीं होते तो स्टूडेंट बाद में पछताते हैं, क्योंकि सिर्फ जेईई का बात नहीं है, बाकी के करियर में भी बोर्ड्स के मार्क्स काफ़ी काम में आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर है मतलब उनको वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, इतने हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। आईटी में भी काफ़ी हाई लेवल का कुछ नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट बेस से ही पूछता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं नहीं है। राइट,
और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि संदीप सर की जो ये क्लासेस थी कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा, या मैं यूँ कहूँगी कि आपके सक्सेस के लिए कितना अहम रोल रहा है सर का और क्लासेस का? देखिए, मैं बता भी चुका हूँ कि संदीप सर तो सिर्फ फिज़िक्स से पे लिमिटेड नहीं थे, वो तो मुझे तो जेई के बारे में, ये इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले संदीप सर से ही पता चला, जिसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, हार्टियतली थैंक यू कहना चाहूँगा। और जनरली हम स्टूडेंट्स में एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम आईआईटी नहीं कर पाएंगे, हम आईआईटीएंस को एनिग्मा समझते हैं। लेकिन संदीप सर के, चूँकि संदीप सर के पहले के स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईआईटी क्लियर कर चुके थे, तो वो उनको लाते थे, हमसे मिलवाते थे, तब उनसे इंटरेक्ट करने के बाद तब हम लोग को पता चलता था हाँ ये तो हम ही लोग की तरह स्टूडेंट्स है, अब हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो वो एक विश्वास के लिए मतलब एक सोली क्रेडिटेबल संदीप सर ही है। जी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम हम लोग कोई नई सिस्टम नहीं लाई थी। जब हम लोग पटना में तैयारी कर रहे थे, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ मैंने क्या देखी थी कि जो हम लोग के सर थे, जितने भी मैथ पढ़ाते थे, फिर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी सर थे हम लोग के, तो उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि क्लास में, उनके क्लास से जितने भी आईआईटीएंस निकलते थे, उन लोग को डायरेक्ट क्लास में हम लोग से इंटरेक्ट करवाते थे। और वो इंटरेक्शन हम लोग के लिए इतनी बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती थी कि हम लोग आईआईटी के लिए कम्प्लीटली फोकस हो जाते थे। प्लस और एक अच्छी चीज़ मैंने क्या देखी थी पटना में, कि पटना से जितने भी आईआईटीएंस बनते थे, वो क्या करते थे कि अपनी फर्स्ट ईयर होने के बाद वहाँ एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे, और करीब 20 या 25 आईआईटीएंस की टीम वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे जो आईआईटी के लिए सोच रहे थे। और उससे क्या होता था ना कि जब अपने सामने आप देखते हो किसी आईआईटीएन को, तो आप ऐसे ही आपको ये ट्रस्ट हो जाता है, आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं आईआईटीएन हम लोग भी बन सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इन लोग के सामने वही चीज़ रखी, और शो के थ्रू भी मैं इसीलिए इन लोगों को यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो बच्चे अगर डायरेक्ट आईआईटी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, वो इनसे इंटरेक्ट करके इनसे बहुत ये कैसे तैयारी किए, किस तरह प्रॉब्लम फेस किए, इन सब चीज़ों को वो जाने समझे, और ये भी उनके मन में बिलीफ आ जाए कि नहीं वो लोग भी आईआईटीएन बन सकते हैं और यहाँ से ही बन सकते हैं, उनके लिए कोई कोटा जाने या पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और लास्टली ज़िशान, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको सक्सेस मंत्र बताना हो आपका, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स या तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, या तो फिर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जो अल्टीमेटली कंप्लेसेंसी में लीड करता है। तो मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मतलब अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। जो 2 साल है, कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे तो डेफिनेटली तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। जी सर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इन लोग के अंदर, जिसान हो या मिलिंद आप लोग या विनायक हो, जिनके साथ आप लोग इंटरेक्ट किया है, जितने भी आईआईटीएंस मेरे यहाँ से रिजल्ट हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना कि अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट कि हाँ सर ये बोले हमको ये करना है। जैसे इसने एक बात सही बोली कि बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि टैलेंटेड होने के बावजूद उनके अंदर इतनी ईगो रहती है कि वो सर की बात सुनना ही नहीं चाहते अपने सर की, जिसके कारण उनका रिजल्ट बहुत अफेक्टेड होता है, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं मेरा जो सोचने का तरीका है वो सही है, ऐसे ही रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि वो लोग एक कंसेप्शन बना लेते हैं कि बाहर की दुनिया से कि नहीं आईआईटी निकालने के लिए ये करना होगा, और जब एक टीचर एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को बता रहा होता है कि नहीं तुम अगर इस तरह तैयारी करोगे तो आईआईटीएन बन सकते हो, तो उसको उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है तो आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट करनी होगी और जो उसके बताए रास्ते पर चलनी होगी, तभी आप आईआईटीएन बन सकते हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सर ने एकदम सही कहा है कि गुरु जो आपको बता रहे हैं, आपके टीचर जो आपको बता रहे हैं, उसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दे रहे हैं। जैसे कि संदीप सर की क्लासेस में हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक सही रास्ता मिल जाता है, एक सही पाथ, एक सही टाइम शेड्यूल मिल जाता है, और उस हिसाब से ये अपनी तैयारियां करते हैं, और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज स्टूडेंट्स कितने सफल है और आईआईटी क्रैक करे। जो एक बहुत बड़ा एक जैसा हो जाता था कि आईआईटी ओ ये क्रैक नहीं हो सकता, लेकिन वो जो चीज़ है, ये जो शब्द है आईआईटी, ये अब लोगों के जहन में बहुत ईजी होकर घुल रहा है। जी चलिए, थैंक यू सो मच ज़िशान, हमारे साथ आप जुड़े एंड आपने अपनी पूरी शेड्यूल जो हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स अभी हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें बहुत मायने रखेंगी, और वो आगे तैयारी में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
ज़ीशान से हम उनके सब्जेक्ट्स और बुक्स के बारे में तो जान ही रहे थे, तो ज़ीशान हमें बताइए कि फिजिक्स के बुक के लिए तो आपने बता दिया कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, लेकिन और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? जी देखिए, मैथ्स में तो मैंने कहा था कि आर्यन की किताब फॉलो करनी चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए वो 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए मैं पर्सनली पी बहादुर का किताब फॉलो करता था, और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के लिए आर.सी. मुखर्जी का किताब फॉलो करता था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी किताब इनफ है मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए एम.एस. चौहान का एक किताब आता था जो सोलोमन एंड फ्राइल के किताब को वो कंडेंस करके लिखा है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और एम.एस. चौहान का एक वो एडवांस प्रॉब्लम्स भी आता है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वो क्वाइट हेल्पफुल है। बिल्कुल। दूसरे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए स्कूल में, तो उसमें आपका रिजल्ट कितना रहा? और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी काफ़ी बातचीत की थी बोर्ड को लेकर कि बोर्ड कई बार ऐसा होता है कि लोग मानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड इज़ बेटर, स्टेट बोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लियर जल्दी, तो आपका कैसा रहा था? देखिए, आपके 2 सवाल है। जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, ये न्यूज़पेपर में आता है कि सीबीएसई बोर्ड काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके कोटा साउथ इंडिया वाले रीजन में सीबीएसई स्कूल ज़्यादा है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स इसीलिए ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं और मैं आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, दोनों वेस्ट बंगाल के हैं, तो आपका मेरे ऊपर कोई एक एज है या मेरा आपके ऊपर कोई एज है। सारे बोर्ड्स का अल्टीमेटली सिलेबस सेम ही होता है, तो उससे कोई एक मतलब खास फ़ायदा कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप किसी भी बोर्ड से पढ़िए, वो अल्टीमेटली आपका वो सेम ही है, चाहे वो सीबीएसई हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो इसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको क्या क्लासेस करनी पड़ी थी, या एक्स्ट्रा एफर्ट्स और क्या डालना, क्योंकि यहाँ पर आप क्लासेस कर रहे थे संदीप सर के साथ, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स और आपको क्या डालना पड़ रहा था? संदीप सर के क्लासेस के बाद अब संदीप सर हम लोग को असाइनमेंट दे देते थे। उन्हें कंप्लीट करने के बाद अगर कोई थ्योरी जैसे मुझे समझ में नहीं आया, तो वो डिफरेंट बुक्स के थ्योरी पढ़ के, कोई अगर टॉपिक में मैं अगर वीक हूँ, तो उस डिफरेंट बुक्स के थ्योरी पढ़ के मैं अपने उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। जैसे मेरा केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन वीक था, तो फिर मैं पी बहादुर का किताब पढ़ा, आरसीएम का पूरा सॉल्व किया, तो उसमें ज़्यादा फोकस करके मतलब जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, यही मेरा फंडा। राइट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसान ने बहुत अच्छी बात बोली, और ये मैंने इन लोगों को बताई भी थी कि तुम लोग बुक अगर फॉलो करनी है तो कोई एक पर्टिकुलर बुक का ही समझ करो, और वो बहुत अच्छी बुक होनी चाहिए। लेकिन जब तुमको अगर थ्योरी की नॉलेज चाहिए, क्योंकि एक अगर चैप्टर हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें 2 पार्ट आती है, एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रॉब्लम वाली पार्ट आती है, जिसमें प्रॉब्लम्स या सम सबको बनानी रहती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि प्रॉब्लम्स आप किसी एक पर्टिकुलर बुक का ही बनाओ। जैसे आप इरोडो का सम्स बना रहे हो तो इरोडो का ही बनाओ, लेकिन अगर जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो, जैसे इसने भी बताया इक्विलिब्रियम को लेकर, तो अगर आपको उसके बारे में सबसे पहले डेप्थ में जाननी होगी, उसको जानने के लिए आप 10 बुक रेफर कर सकते हो, इवन आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट लेकर एक अपना नोट्स बना सकते हो। और फाइनली जब वो डेप्थ आ जाए, आपको उसकी नॉलेज अच्छी तरह हो जाए, तब आप सम्स बनाओ, वो सही रहेगा। लेकिन आप सम्स बनाने के लिए 10 बुक कभी फॉलो मत करो, क्योंकि एक ही टॉपिक का अगर 10 बुक से सम्स बनाते हो तो उसी चीज़ की रिपीटेशन हर बुक में होती है, उसी टाइप के सम्स होते हैं, इसलिए आपको बुक एक ही फॉलो करनी है। लेकिन इसने बहुत अच्छी बात ये बोली कि आपको जो टॉपिक अगर सही नहीं लग रहा है, जिसमें आपको वीक बहुत फील हो रहा है कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही टफ लग रहा, उसके लिए आप नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन फाइनली सम्स आप एक ही बुक से बनाओ। राइट, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की तैयारी रखनी पड़ती थी। ज़ीशान, दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पर्टिकुलरली क्या कोई ऐसे शख्स थे जिनको आपने दिमाग में रखा जो आप तैयारियां कर रहे थे कि मुझे इनकी तरह इस तरह सक्सेस होना, इस तरह का रिजल्ट लाना, ऐसा कुछ था कभी? देखिए, जो मतलब आइडियल बोलता है, मैं अपने आइडियल मोहम्मद अली को भी मानता हूँ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके सारे इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, इनसे आप मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। तो मैं इनको फॉलो करता था। इनके मेरे पास एपीजे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है वो थी, विंग्स ऑफ फायर, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती थी। तो उससे क्या होता है, एक नर्व मेंटल पावर बढ़ता है। पढ़ाई तो है अपने आप तो, लेकिन आईआईटी जेईई के क्रैक करने के लिए आपको मेंटल पावर भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए
ये मेरा काफ़ी मदद किया था। ज़ीशान, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आपकी तैयारी में संदीप सर की क्लासेस में जो आपने सीखा वो कैसे अलग था, क्या अलग आपको यहाँ पर सीखने को मिला, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्चुअली संदीप सर जब हम लोग को पढ़ाते थे तो वो एक ही सम्स, वो एक क्लास में बहुत बार होता था कि एक ही सम्स बताए, पर वो एक सम्स को 5 या 6 तरीके से बताते थे। तो हम लोग को एक ही सम्स को अलग अलग वे से कैसे अप्रोच करना है ये पता चलता था संदीप सर की क्लास में। ये मुझे दूसरे टीचर से संदीप सर में काफ़ी डिफरेंट लगा। सर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसने सही बात बोली कि IIT को केवल ये नहीं चाहिए कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी अच्छी है, क्योंकि आप जब 2 साल की प्रिपरेशन लेते हो IIT JEE की, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत समय आपको लो फील होता है कि नहीं ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस समय मोटिवेशनल बुक या किसी भी ऐसे इंसान की जिसने अपने लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की हो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद उनकी डिफ़िकल्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस तो जानना ज़रूरी है, लेकिन उनकी असफलताओं को जानना भी आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसने जो बात कही मोटिवेशन की, और ये सही में एक स्टूडेंट के लिए जो किसी भी स्ट्रीम से हो उनके लिए एक बेसिक नीड है। और मोटिवेशन इस शो से आपको नहीं आएगी, मेरे बोलने से नहीं आएगी या जिसान को देखने से नहीं आएगी। मोटिवेशन हम लोग के अंदर ही है, केवल उसको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए आपको इस तरह के बुक्स या इस तरह जैसे अब्दुल कलाम, इन सब लोगों की कहानी आपको पढ़नी होगी कि कितनी सारी असफलताओं के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने लाइफ में वो उन लोगों ने गेन की है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो तो आप तैयारी कर सकते हो। तो ज़ीशान ने तो बता दिया कि भाई क्यों यहाँ पर ये क्लासेस इतने डिफरेंट रही, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ले लें और एक सम्स हम सॉल्व करवा के आपसे देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमारी ऑडियंस भी जान पाती है। पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। ये 2 ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी V0 है और ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ द मैक्सिमम एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब पहले हम यहाँ सिचुएशन समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या होगा इसके बाद। क्या होता है कि ये जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा, ये इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, एट द सेम टाइम इस पर फोर्स यहाँ लगेगा जिसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटते जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और फाइनल स्टेट में क्या होगा, दोनों के पास वेलोसिटी v रहेगी। ये है सिचुएशन, ये है सिचुएशन। थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा इसमें, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है। अब इसके बाद हम इस सम्स को कैसे बना सकते हैं, इसका 2 मेथड हमें संदीप सर ने बताया था। एक मेथड है वो जो है ग्राउंड फ्रेम से। पहले हमें इसका मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व करने के बाद इसका इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालने पड़ेगा, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम पता कर सकते हैं कि कितना एलोंगेशन हुआ है। पर संदीप सर ने एक और मेथड बताया था जो कि सी फ्रेम वाला मेथड है, जो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे। वो मेथड मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ। सी फ्रेम एक्चुअली क्या है कि सी फ्रेम है, हम कोई भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में एक ऑब्जर्वर डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक ऑब्जर्वर डिफाइन कर सकते हैं, और जो बॉडी का एनर्जी होता है ग्राउंड फ्रेम में, सी फ्रेम में उसको हम लोग लिख सकते हैं। सी फ्रेम में, और सी फ्रेम में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है या फिर कोई ऐसा एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वर्क डन 0 हो, तो फिर हम उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सी फ्रेम में मैकेनिकल कंजर्व करने का जो इक्वेशन है वो ये है। अब यहाँ v रिलेटिव क्या है, v रिलेटिव है जो दोनों बॉडी के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसे हम लोग v रिलेटिव कहते हैं। तो हम अगर इसे असाइन मास 1 असाइन कर देते हैं और इसे मास 2 असाइन कर देते हैं, तो v रिलेटिव को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, v रिलेटिव विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2। ठीक है,
तो अब चलिए इनिशियल और फाइनल केस के बारे में हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। नाउ इन द इनिशियल स्टेट क्या हो रहा है, दिस बॉडी हैज़ velocity v0 and this body has velocity 0 and the elongation in spring is also 0. तो उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। इनिशियल स्टेट तो जो आपका कंबाइन ये जो म्यू है ये क्या है, म्यू को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। अब देखते हैं तो इनिशियली में क्या है, ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी v0 से मूव कर रहा है, तो जो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कैसे पता करेंगे, इस इक्वेशन से पता करेंगे। v रिलेटिव क्या होगा, v1 माइनस इनिशियल स्टेट के लिए v2 इज इक्वल टू v। तो स्टार्ट इनिशियल स्टेट का इक्वेशन क्या हो गया, हाफ न्यू v0 स्क्वायर प्लस इनिशियली इसका एलोंगेशन क्या है, 0 है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। और फाइनल स्टेट में क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो जिसके कारण क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम है, जिसके कारण v रिलेटिव फाइनल क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली v रिलेटिव 0 है और ये जो है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m to m बाई 2m v0। इससे आपको आपका x मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका। तो आज के लिए आज हम इस एपिसोड में बस इतना ही, और आज भी हमने बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें सीखी। आई एम श्योर कि आप सभी के लिए वो बहुत मददगार साबित होगी, और आप भी अपने सुझाव और सजेशंस जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम अगले एपिसोड में उन बातों पर गौर फरमा सकें। और अगले एपिसोड में फिर से हम लौटेंगे कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशन बातों के साथ, एक और ऐसे पावरफुल स्ट्रक्चर्स के साथ। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ताज़ा टीवी।